नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है इंडियन ज्योग्राफी डिटेल सीरीज, जिसमें हम आपकी पूरी इंडियन ज्योग्राफी को यहाँ पर डिटेल में कवर कर रहे हैं। टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से सिंपल और सरल भाषा में एक एक टॉपिक को सही से क्लियर करते हुए, अच्छे से क्लियर करते हुए हम इस सीरीज में यहाँ पर चल रहे हैं। ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 24वीं क्लास आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने भारतीय कृषि से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट तथ्यों को कवर किया था, भारत की प्रमुख फसलों को देखा था, प्रमुख खाद्यान्नों को कवर किया, उनके अग्रणी उत्पादक जो राज्य हैं उनको हमने कवर किया, और साथ में जो आपकी कृषि से संबंधित प्रमुख संगठन संस्थान हैं उनको भी लास्ट वीडियो में हमने कवर किया। आज के वीडियो में कृषि से जुड़े हुए अति इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को हम यहां पे कवर कर जाएंगे। आज के वीडियो में सबसे पहले हम प्रमुख कृषि विधियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्थानांतरित कृषि, उसको कवर करेंगे। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में उसके क्या क्या नाम हैं उनको यहां पर कवर कर जाएंगे। इसके बाद विभिन्न कृषि जो रूप होते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर में किस प्रकार की खेती होती है, सेरिकल्चर में क्या होता है, पिसिकल्चर में क्या होता है, उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद हम जो विभिन्न हरित क्रांति आपकी हुई है अलग अलग चरणों में, श्वेत क्रांति अलग अलग चरणों में, और जो विभिन्न कृषि क्रांतियां हैं, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, उसे भी आज के वीडियो में कवर कर जाएंगे। और उसके बाद एमएसपी क्या होती है, क्यों होती है, कौन घोषणा करता है, कितनी फसलों पर घोषणा होती है, उस सभी कॉन्सेप्ट को भी आज के वीडियो से कवर कर जाएंगे। और लास्ट में पशुपालन और डेयरी विकास से संबंधित जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, उनको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। यानी कृषि से संबंधित आपके जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब आज के वीडियो में कवर हो जाएंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है ज्योग्राफी की, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रमुख कृषि विधियों को लेकर के। यहां से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताइए जब खेती के साथ साथ पशुपालन किया जाए वो किस कृषि के अंतर्गत आता है, जब जलीय पौधे उगाने के साथ साथ मछली पालन किया जाए वो कौन सी कृषि के अंतर्गत आता है, तो उनको हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहला आता है यहां पर जीविकोपार्जी कृषि। जीविकोपार्जी कृषि को इंग्लिश में सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। भारत में अधिकांश किसान इसी कृषि पद्धति से खेती करते हैं। यानी भारत में कृषि की कौन सी मेथड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जीविकोपार्जी कृषि, और इसे गहन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि या सिर्फ निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि पद्धति के अंतर्गत जो खेती की जाती है व्यक्तियों के द्वारा, किसानों के द्वारा, वो केवल अपने जीवन को चलाने के लिए की जाती है। यानी उनका पूरा जीवन किस पर डिपेंड होता है, खेती के ऊपर डिपेंड होता है। इसको कहा जाता है जीविकोपार्जी कृषि। इसके अंतर्गत न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज यहां पर ली जाती है। यानी इस भूमि का अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसान का और उसके पूरे परिवार का यहां पर भरण पोषण हो सके। उपज का अधिकांश भाग कृषक अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रयोग करता है। जैसे वाणिज्य कृषि में हम पढ़ेंगे, जो किसान उगाता है वहां पर वो ज्यादातर मार्केट के लिए होता है, बाजार के लिए होता है। इस कृषि के अंतर्गत ज्यादातर जो इस किसान उगाता है वो अपने परिवार के लिए ही उसका इस्तेमाल करता है। तो कौन सी कृषि है जिसमें अधिकांश प्रयोग खेती का किसान अपने परिवार के ऊपर करता है? जीविकोपार्जी कृषि। इसे गहन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। तो इसके अन्य नाम भी आपने ध्यान करने हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व की लगभग आधी जनसंख्या इसी कृषि पर निर्भर करती है। इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी कृषि है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, यह है आपका स्थानांतरित कृषि, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। यह कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। अगर आपको पूछेगा, अभी हम 10 कृषि मेथड्स को यहां पर देखेंगे। एक को हमने देख लिया जिसमें किसान अपने लिए खेती करता है। दूसरा आपका मेथड है स्थानांतरित कृषि, जिसको झूम कृषि भी कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। यह कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ कर दिया जाता है और फिर उस पर कृषि की जाती है। यानी कोई जंगल टाइप आपका इलाका होता है, वहां पर जाया जाता है, जो आदिवासी लोग होते हैं जो इस प्रकार की खेती को करते हैं,
जो वहां पर वनस्पति होती है, जो जंगल होता है, झाड़ियां होती है, उनको काटकर या जलाकर उस मैदान को साफ किया जाता है और खेती लायक उसे बनाया जाता है। इसे कर्तन एवं दहन प्रणाली या पेड़ा पद्धति भी कहा जाता है। तो स्थानांतरित कृषि के लिए ही कर्तन और दहन प्रणाली, क्योंकि हमने देखा ना, काटकर या दहन करके जलाकर उस भूमि को साफ किया जाता है। तो सीधा क्वेश्चन आएगा, कर्तन एवं दहन प्रणाली किसे कहते हैं? आप कहेंगे स्थानांतरित कृषि का ही एक रूप है, या इसे पेड़ा पद्धति भी कहते हैं। कुछ वर्षों तक उस भूमि पर कृषि करने के बाद भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप कृषक उस भूभाग को छोड़कर दूसरे भूभाग पर पुनः उसी प्रक्रिया को दोहराता है। यानी एक भूमि को साफ किया जाएगा, फिर उसके ऊपर खेती की जाएगी। कुछ साल बाद उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाएगी, तो उस भूमि को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा और फिर दूसरी जगह जाकर दूसरी भूमि पर वही प्रोसेस अपनाया जाएगा। ये कहलाती है स्थानांतरित कृषि। जो ये स्थानांतरित कृषि होती है, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इस चीज को ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी खेती पर्यावरण के लिए हानिकारक है? स्थानांतरित कृषि। भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, राज्य हैं, जिनमें ज्यादातर आपके असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल हैं, यहां पर स्थानांतरित कृषि की जाती है। तो स्थानांतरित कृषि भारत में ज्यादातर कहां की जाती है? नॉर्थ ईस्ट के इलाके में की जाती है। अब एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम। किस राज्य में इनको किस नाम से जाना जाता है, यह पेपर में पूछा गया है। कुछ दिन पहले जो हमारी टॉप जीके वाली सीरीज है, उसमें हमने एक क्वेश्चन देखा था कि ब्रिंगा स्थानांतरित कृषि को किस राज्य में कहते हैं। यह क्वेश्चन आपसे एसएससी ने अपने एग्जाम में पूछा था। तो यहां पर आपको अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में क्या नाम है स्थानांतरित कृषि का, वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले उत्तर पूर्वी राज्य, जहां पर यह सबसे ज्यादा की जाती है भारत में, वहां पर स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि या झूमिंग कृषि कहा जाता है। तो झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि दोनों एक ही नाम है, ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इसे देप्पा, डाहिया या वेबर कहा जाता है। तो देप्पा फार्मिंग, डाहिया फार्मिंग या वेबर कृषि किसे कहते हैं? झूम कृषि के नाम है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा में बात करें तो उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को पामाडाबी, कोमान या सबसे पॉपुलर नेम उड़ीसा के अंदर ब्रिंगा भी स्थानांतरित कृषि का नाम है उड़ीसा में। राजस्थान में इसे वात्रा या वालरे या वालतारे कहा जाता है। तीनों एक ही नाम है। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में क्या कहते हैं वो आपने यहां पे देखा। आंध्र प्रदेश में इसे पोडू या पेंडा कहा जाता है। मेघालय में इसको बोगमा के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट के इलाके में इसको कुमारी के नाम से जाना जाता है। झारखंड में इसे कुरुआ कहते हैं स्थानांतरित कृषि को। हिमालयी क्षेत्र में इसे खिल कहा जाता है। हिमालयी क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, वहां पर स्थानांतरित कृषि को खिल कहा जाता है। मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को पामलू कहते हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें और साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। अभी हमने ऊपर देखा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको क्या कहते हैं? दिप्पा, इसके अलावा डाहिया या फिर वेबर कहते हैं। तो देप्पा छत्तीसगढ़ के पूरे इलाके में, और छत्तीसगढ़ के अंदर जो छोटा सा इलाका है बस्तर जिले के आसपास, वहां पर देप्पा ना कहकर इसे दीपा कहा जाता है। दोनों लगभग एक ही नाम है। ये छत्तीसगढ़ में भी प्रचलित है और साथ में भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पर स्थानांतरित कृषि को दीपा कहा जाता है। तो यहां पर हमने स्थानांतरित कृषि के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में जो नाम है उनको कवर किया। इनको एक दो बार आप पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएंगे। जैसा हमने एमसीक्यू वाली वीडियो में भी देखा था, ब्रिंगा कई बार पेपर में पूछा गया है, उड़ीसा में इसका नाम है। इसी प्रकार आपसे कुरुवा, खिल, पामलू, कुमारी, बोगमा, ये सारे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि क्या होती है, कौन लोग करते हैं? ज्यादातर आदिवासी करते हैं। किस क्षेत्र में होती है भारत में? नॉर्थ ईस्ट में होती है। क्या क्या नाम है, उन सबको हमने यहां पर देखा। कृषि की जो तीसरी विधि है वो है आपकी विस्तृत कृषि, जिसे एक्सटेंसिव कल्टीवेशन कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है और ये क्या है, क्या क्वेश्चन यहां से बनते हैं, उनको देखिए। इस कृषि विधि में बड़े आकार वाले जोतों पर बड़े बड़े आधुनिक यंत्रों की सहायता से कृषि कार्य किया जाता है। जो आपकी विस्तृत कृषि वाला मेथड होता है, इसमें बड़े बड़े खेतों में जो नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनरी होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है, यानी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है।
इस विधि को अपनाने के लिए पूंजी की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता यहां पर होती है, क्योंकि मशीनरी ज्यादा लगेगी, टेक्नोलॉजी नहीं लगेगी, तो पैसा भी आपको ज्यादा चाहिए। किसके अंतर्गत? विस्तृत कृषि के अंतर्गत। जो अमेरिका जैसे विकसित देश है वहां पर इसी प्रकार से कृषि की जाती है। यानी विकसित देशों में कौन सी कृषि होती है? क्वेश्चन बन सकता है। आप कहेंगे विस्तृत कृषि होती है, जहां पर इंसानों का इस्तेमाल केवल मशीनों को चलाने के लिए होता है, मशीनरी का इस्तेमाल होता है ज्यादातर। ठीक है। भारत में हरित क्रांति के बाद पंजाब और हरियाणा में विस्तृत कृषि पर ही बल दिया जा रहा है। हरित क्रांति को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, किसने क्रांति को किया था विश्व में, भारत में, और किसने हरित क्रांति का शब्द दिया, वो सब देखेंगे। फिलहाल आपने इतना याद करना है कि हरित क्रांति के बाद हरियाणा और पंजाब में किस प्रकार की कृषि ज्यादा की जाने लगी? विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि क्या होती है? जिसमें जो नए नए आधुनिक यंत्र हैं, मशीनरी है, उनका इस्तेमाल होता है, बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। ठीक है। इसके बाद है चौथी कृषि का मेथड, वाणिज्यिक कृषि। इसमें कृषि निवेश लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि यानी कॉमर्शियल फार्मिंग। इसके अंतर्गत पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग कर अत्यधिक उत्पादन पर बल दिया जाता है। यानी कॉमर्शियल फार्मिंग होगी तो जितना ज्यादा फायदा उठा सकें किसी भी चीज का इस्तेमाल करके, जिससे खेती को फायदा हो और फिर आप उसको कॉमर्शलाइज कर सकें, उसका व्यापार कर सकें, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आएगा। जो वाणिज्यिक कृषि होती है ये बाजार की मांग पर आधारित होती है, यानी जिस चीज की मांग है उसी की खेती ज्यादातर वहां पर की जाती है और मांग के हिसाब से खेती की जाती है। इस कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग होता है। वाणिज्यिकरण का स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। इसका मतलब यह है, मान लीजिए किसी एक राज्य में किसी एक फसल को वाणिज्य स्तर पर उगाया जाता है, यानी कॉमर्शियल व्यापार के लिए उगाया जाता है, जबकि दूसरे राज्य में उसी फसल को केवल जीविका के लिए उगाया जाता है। वहां पर उसका व्यापार नहीं होता, दूसरे राज्य में उसका व्यापार होगा। तो वही चीज यहां पर कही गई है। उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा में जो चावल होती है वो वहां की एक वाणिज्यिक फसल है, कॉमर्शियल फसल है वहां की, जिसका व्यापार किया जाता है। जबकि उड़ीसा जैसे राज्य में चावल केवल वहां पर एक जीविका फसल है, केवल जो किसान उगाते हैं अपने इस्तेमाल के लिए उसको उगाते हैं। तो इतना डिटेल में नहीं जाता, लेकिन एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट जब आपको पता होगा, आपने उसको समझा होगा, तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। फिर यहां से कोई भी क्वेश्चन बना दे आप उसे आंसर कर जाएंगे। तो वाणिज्यिक कृषि यानी कॉमर्शियली करना, व्यापार के लिए करना। ठीक है। इसके बाद आती है बागानी कृषि। बागानी कृषि को रोपण कृषि भी कहा जाता है, नाम से ही है। इस प्रकार की खेती बागानों तथा कृषि फार्मों पर की जाती है। ठीक है। इस प्रकार की कृषि में नगदी फसलों को उगाया जाता है। जो आपकी बागानी कृषि होती है, प्लांटेशन एग्रीकल्चरल होता है, इसमें ज्यादातर नगदी फसलों को उगाया जाता है, जिसमें आपका रबर, चाय, कहवा, कोको, केला, नारियल, मसाले, ये सारे शामिल होते हैं। रोपण कृषि अधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से व्यापक क्षेत्र में की जाती है। यानी अगर आपको बागानी कृषि करनी है, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो ज्यादा आपके पास श्रमिक होंगे, उनकी मदद से आप ज्यादा बड़े पैमाने पर बागानी कृषि कर सकते हैं। इससे प्राप्त सारा उत्पाद उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। दो क्वेश्चन इस कृषि से बन सकते हैं। पहला, किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत ज्यादातर नगदी फसलों को उगाया जाता है? आप कहेंगे बागानी कृषि। और दूसरा, किस कृषि से उत्पादित सारा उत्पाद कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है? आप कहेंगे बागानी कृषि। ठीक है। अगला है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जैविक कृषि, जिसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। जैविक कृषि खेती करने की ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग न कर, बल्कि उसके स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है। यानी जो आपके आर्टिफिशियल कीटनाशक होते हैं, रासायनिक खाद होती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं होगा। केवल जो जैविक खाद होती है, प्राकृतिक खाद, उसका इस्तेमाल कर खेती करने को जैविक कृषि कहा जाता है। और इसको लेकर क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। जैसे स्थानांतरित कृषि पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जैविक कृषि पर्यावरण के लिए अच्छी मानी जाती है। जैविक कृषि पर्यावरण संतुलन को पुनः स्थापित करके उसका संरक्षण और संवर्धन करती है। तो इस चीज को ध्यान रखना, कौन सी कृषि हानिकारक है और कौन अच्छी है, यह पूछा जाता है।
जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना अक्टूबर 2004 में शुरू की गई थी। सीधा क्वेश्चन बन सकता है फैक्ट बेस पर, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना कब शुरू की गई, जिसके तहत जैविक कृषि को बढ़ावा देना था 2004 में। वर्ल्ड स्तर पर, विश्व स्तर पर अल्बर्ट हावर्ड को आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का जनक विश्व में, भारत में, ये तो आपने बहुत बार देखा है। जैविक कृषि का जनक किसको माना जाता है? आधुनिक जैविक कृषि का जनक, इसका नाम याद कर लेना, पूछा जा सकता है, फैक्ट बेस है, क्वेश्चन आएगा, अल्बर्ट हावर्ड। ठीक है। वृहद स्तर पर जैविक कृषि को अपनाने वाला विश्व का पहला देश आपका क्यूबा है और हमारे देश के अंदर पहला जैविक राज्य सिक्किम है। तो 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके यहां पर क्लियर हुए। पहला, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना अक्टूबर 2004, जैविक कृषि का जनक अल्बर्ट हावर्ड, जैविक कृषि को अपनाने वाला व्यापक स्तर पर क्यूबा और देश का पहला जैविक कृषि राज्य कौन है? सिक्किम है। ठीक है। इसके बाद अगली आपकी जो कृषि मेथड है वह है सहकारी कृषि। इस विधि के अंतर्गत किसान आपस में मिलकर व्यावसायिक संगठन बनाकर अपनी भूमि पर कृषि कार्य संपादित करते हैं, यानी संगठन बना के, ग्रुप बना के, सहकार करके खेती की जाती है सहकारी कृषि के अंतर्गत। सिंपल सा है, नाम के साथ जुड़ा हुआ है। कृषि उत्पादन बाजार की मांग या स्वयं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, केवल इतना याद कर लीजिए किस प्रकार की कृषि में व्यावसायिक संगठन बनाकर खेती की जाती है, सहकारी कृषि। अगला है एक्वापॉनिक कृषि। एक्वापॉनिक कृषि के अंतर्गत पौधे उगाने के साथ साथ मछली पालन किया जाता है। जैसा मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार की खेती में पौधे उगाने के साथ साथ मछली पालन भी करते हैं, आप कहेंगे एक्वापॉनिक कृषि। इसके अंतर्गत पौधे भी उगाए जाते हैं और साथ में मछली पालन भी यहां पर किया जाता है। इसमें एक ही टैंक में मछली और पौधे एक साथ वृद्धि यहां पर करते हैं। जो मछलियों का अपशिष्ट होता है, जो उनका वेस्टेज होता है, वो खाद का काम करता है पौधों के लिए। तो इस प्रकार की खेती में मछली पालन और प्लांटेशन, जो पौधे उगाने का काम होता है, वो एक साथ होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, इसको आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनेगा, पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? सीधा बताएंगे एक्वापॉनिक कृषि। अगली है संविदा कृषि, जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। सबसे ज्यादा चर्चित, इंपॉर्टेंट तो स्थानांतरित कृषि है, उसके बाद आपकी जैविक कृषि है। सबसे चर्चित है आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत कृषक एक समझौते के तहत किसी कंपनी के लिए उत्पादन कार्य करता है, यानी कंपनी के साथ फसल बोने से पहले ही उसका एक समझौता हो जाता है कि इतने समय अवधि के अंदर हम आपको इस खेती की जो भी फसल वो उगाएंगे, जो उनके बीच तय होता है, वो डायरेक्ट किसको दी जाएगी? कंपनी को दी जाएगी। जैसे जो मैकडॉनल्ड वाले होते हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में आलू के किसानों को पकड़ लेते हैं और उनके साथ समझौता कर लेते हैं कि आपकी जितनी खेती होगी वो हमको वहां पर मिल जाएगी। ये होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसके तहत समझौता होता है डायरेक्ट किसानों और कंपनी के बीच में। भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। अब ये फैक्ट बेस है, ये आपका थ्योरी बेस है। सीधा क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार की कृषि में कंपनी और किसानों के बीच समझौता होता है? आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जिसको हिंदी में संविदा कृषि कहते हैं या अनुबंध कृषि भी इसको कहा जाता है। और फैक्ट बेस यह है कि भारत में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू किसने किया? अपने यहां पर पंजाब ने किया। और इसी को लेकर दूसरा क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु। तो लागू करने वाला पंजाब है, कानून बनाने वाला तमिलनाडु है। इसके बाद अंत में आती है मिश्रित कृषि, जिसे मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। इसको लेकर भी क्वेश्चन आपका बनता है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मिश्रित खेती क्या होती है? बताइए। एक साथ अलग अलग फसलों को उगाना, इस प्रकार के विकल्प आपको दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना, मिश्रित खेती यानी कृषि और पशुपालन एक साथ करना। जब एक ही स्थान या फर्म पर फसल उत्पादन की क्रिया के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए, उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। यानी कृषि के साथ साथ, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी, वही कहलाएगा मिश्रित कृषि। इस चीज को ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये आपके अलग अलग प्रकार के कृषि के मेथड थे। कहां से क्या क्वेश्चन आते हैं उनको हमने देखा। 3-4 ही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका विस्तृत कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, जैविक कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और आपकी मिश्रित कृषि। इन 10 में इन 5 को खास तौर पर याद कर लेना और एक छठी वाली आपकी एक्वाफोनिक कृषि। ठीक है।
अब बात करेंगे कृषि के विभिन्न रूप के बारे में कि किसके अंतर्गत किस प्रकार की कृषि की जाती है। सबसे पहले है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में बागवानी की यहां पर की जाती है। सीधा क्वेश्चन आता है इनमें से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत बागवानी की जाती है, तो आप कहेंगे हॉर्टिकल्चर। ये आपका जीव विज्ञान का भी एक टॉपिक है जिसमें अलग अलग शाखाएं ये मानी जाती हैं जिसके अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। जैसे हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत बागवानी से संबंधित जानकारी आप लेते हैं, बागवानी का अध्ययन करते हैं। ठीक है। दूसरा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन या रेशम कीट पालन का अध्ययन यहां पर किया जाता है। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से संबंधित है। ठीक है। रेशम के जो कीड़े होते हैं उनको पालने से संबंधित है, उनके अध्ययन से संबंधित है। इसी प्रकार है आपका एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ठीक है। विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूरों का उत्पादन किया जाता है, अंगूर उत्पादन का अध्ययन किया जाता है विटीकल्चर के अंतर्गत। फ्लोरिकल्चर, इसके अंतर्गत फूलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। तीसरा है पिशीकल्चर। पिशीकल्चर के अंतर्गत मछली उत्पादन होता है। सीधा क्वेश्चन आता है मछली उत्पादन किस प्रकार की खेती के अंतर्गत किया जाता है, किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत होता है, आप कहेंगे पिशीकल्चर। अगला है हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स के अंतर्गत जो जल में पौधे उगाने होते हैं वो किया जाता है। तो जलीय पौधों को उगाया जाता है हाइड्रोफोनिक्स के अंतर्गत। अगला है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स में हवा में पौधों को उगाया जाता है। ठीक है। फिर है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर के अंतर्गत केचुआ पालन किया जाता है। पोमीकल्चर के अंतर्गत फलों के उत्पादन को किया जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, फ्लोरिकल्चर फूलों के अध्ययन या फूलों के उत्पादन से संबंधित है और पोमीकल्चर फलों के उत्पादन से संबंधित है। और लास्ट में ओलेरीकल्चर है जो कि सब्जियों का उत्पादन जिसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये आपके कृषि के रूप भी हैं और अलग अलग विज्ञान की शाखा भी हैं, जीव विज्ञान की शाखाएं भी हैं। जब आप इनको कृषि के रूप में देखें तो ओलेरीकल्चर में सब्जियों का उत्पादन होगा, और जब जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत देखें ओलेरीकल्चर के अंतर्गत आप सब्जियों के उत्पादन का अध्ययन यहां पर करेंगे। तो एक ही बात है, उत्पादन कीजिए या अध्ययन कीजिए, शाखा का नाम आपका यही रहेगा, कृषि का रूप आपका यही रहेगा। तो इनको भी आपने ध्यान रखना है। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए पिसीकल्चर में किसका उत्पादन होता है, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, सेरीकल्चर में क्या होता है, एरोफोनिक्स में, वर्मीकल्चर में, पोमीकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, किसका उत्पादन करते हो, किसका अध्ययन करते हो। तो ये भी हमने यहां पर कवर किया, हमारा सेकेंड टॉपिक हमने क्लियर किया। अब बात करेंगे विभिन्न कृषि क्रांतियों के बारे में। बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं, सिंपल भाषा में मैंने यहां पर बनाए हैं और साथ साथ में आपको समझाते हुए चल रहा हूं जिससे आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और ज्योग्राफी से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए सारे जो फैक्ट हैं, सारे जो नोट्स हैं आपको एक जगह पर मिल सकें। तो विभिन्न कृषि क्रांतियों की बात करें, सबसे पहले आता है हरित क्रांति किससे संबंधित है, हरित क्रांति किससे जुड़ी हुई है, किसके लिए की गई थी। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए की गई थी। अभी हम आगे इसको डिटेल में कवर करेंगे। हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न से संबंधित है। और सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था खाद्यान्न में भी, तो खाद्यान्न में भी सबसे ज्यादा प्रभाव इसका गेहूं की फसल पर पड़ा था। अगली है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से जुड़ी हुई है। आगे हम अभी इन दोनों क्रांतियों को डिटेल में कवर करेंगे। तीसरी है नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से जुड़ी है और यह बहुत बार पेपर में आया है कि नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, किसके उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन। ठीक है। अगली है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति कोको उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। रजत क्रांति की बात करें तो यह अंडा उत्पादन से संबंधित है। जो आपकी रजत क्रांति है ये अंडा उत्पादन या कुछ जगहों पर इसे पोल्ट्री फार्मिंग से भी जोड़ा गया है। तो एक ही बात है, पोल्ट्री फार्मिंग या अंडा उत्पादन। कौन है, रजत क्रांति। फिर है आपकी पीली क्रांति, जो येलो रेवोल्यूशन है, यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। यहां से भी आपके क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, कौन सी क्रांति किस क्षेत्र के किसके उत्पादन से संबंधित है, तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगली है लाल क्रांति। लाल क्रांति दो क्षेत्रों से संबंधित है, टमाटर उत्पादन से भी और मांस उत्पादन से भी। दोनों आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन आएगा टमाटर उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है, आप कहेंगे लाल। मांस उत्पादन से कौन सी है, आप कहेंगे लाल। फिर है आपकी गुलाबी क्रांति। यह भी बहुत बार आई है। नीली क्रांति हो,
गुलाबी क्रांति, ये कुछ ऐसी क्रांतियां हैं। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति तो आती रहती है, लेकिन ये दो ऐसी क्रांतियां हैं जो बहुत बार आती हैं, चाहे नीली हो चाहे गुलाबी हो। हालांकि महत्वपूर्ण आपके लिए बाकी सारे भी हैं, लेकिन इनको आपने खास तौर पे याद करना है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है, प्याज उत्पादन से संबंधित है, औषधि उत्पादन से भी संबंधित है। ज्यादातर जब आपसे गुलाबी क्रांति पूछी जाती है वो झींगा मछली से संदर्भ में यहां पर क्वेश्चन देता है, लेकिन यहां आपके इन सभी से संबंधित है, तो आपको तीनों याद करने हैं। विशेष ध्यान, झींगा मछली उत्पादन से कौन सी क्रांति है? आप कहेंगे गुलाबी क्रांति। इसके बाद है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? यहां आपके फल उत्पादन और शहद उत्पादन इनसे संबंधित है। ऊपर हमने पीली क्रांति देखी। पीली क्रांति को आपने फल या शहद से नहीं जोड़ना है। इससे कौन सी जुड़ी है? सुनहरी क्रांति। पीली क्रांति आपकी किससे जुड़ी हुई थी? तिलहन उत्पादन से। सुनहरी क्रांति भी दो क्षेत्रों में है, या तो फल आएगा या आपको विकल्प में शहद दिया जाएगा। फिर आती है गोल क्रांति, यह भी बहुत बार आती है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति जैविक खेती को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो कौन सी क्रांति है जो जैविक कृषि से संबंधित है? वो है सदाबहार क्रांति। फिर आती है रजत रेशा क्रांति। रजत क्रांति ऊपर किससे संबंधित थी? हमने देखा रजत क्रांति अंडा उत्पादन से थी। यह है आपकी रजत रेशा क्रांति, ये कपास उत्पादन से संबंधित है। सुनहरा रेशा क्रांति ये जूट उत्पादन से संबंधित है। सैफरॉन क्रांति ये तो नाम से ही बता देंगे, केसर उत्पादन से संबंधित है। ग्रे या स्लेटी क्रांति ये आपके उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद आता है हरित सोना क्रांति। हरित क्रांति नहीं, हरित क्रांति खाद्यान्नों से है। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित है। मूक क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन से है। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से आपकी संबंधित है, इसको ध्यान रखेंगे। और लास्ट में आती है इंद्रधनुष क्रांति, सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से है। अभी तक जो अलग अलग क्रांति चली कि आपकी मूक क्रांति मोटे अनाज के लिए चली, हरित क्रांति खाद्यान्न के लिए चली, गोल क्रांति आलू के लिए चली, बादामी क्रांति मसाले के लिए चली, एक क्रांति चली इंद्रधनुष क्रांति जो कि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हुई थी। तो इसको आपने ध्यान रखना है। ये विभिन्न प्रकार की कृषि क्रांतियां हैं। कौन सी क्रांति किससे संबंधित है? बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, इसको आपने ध्यान में रखना है। अब हम हरित क्रांति को और श्वेत क्रांति को यहां पर डिटेल में देखेंगे, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन आते हैं इनके जनक को लेकर के, इनके विभिन्न चरणों को लेकर के। चलिए सबसे पहले हरित क्रांति को देख लेते हैं। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के विलियम गॉड ने किया था। इस चीज को ध्यान रखना। देखिए हरित क्रांति की शुरुआत नहीं पूछी है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया उसकी बात हमने करी है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द विलियम गॉड ने दिया था। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू की गई थी। जो नॉर्मन बोरलॉग है ये भी अमेरिका का है और इसी के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत करी गई। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो दुनिया में हरित क्रांति 1960 में यहां पर शुरू की गई। नॉर्मन बोरलॉग ने इसको शुरू किया और शब्द दिया था विलियम गॉड ने। ठीक है। 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज HYVs को विकसित करने के लिए उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए कार्यक्रम उस समय चलाया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन थी क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन ये थी कि एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसके अंतर्गत ऐसे बीजों का इस्तेमाल किया जाना था, ऐसे बीजों को विकसित किया जाना था जो उच्च उपज देने वाले हो, यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज की हो, जैसे यहां पर हमने लिखी हैं। तो हाई उपज देने वाले जो बीज थे उनका इस्तेमाल किया जाना था कार्यक्रम के तहत। देखना था कि इससे उत्पादन में कितना फर्क पड़ता है। इन बीजों को विकसित करने में और जो पूरा कार्यक्रम चलाया गया, सबसे पहले इसे मेक्सिको के अंतर्गत चलाया गया, बाद में अमेरिका में चला और फिर इसको भारत में भी लाया गया। इन बीजों को विकसित करने का श्रेय और जो कार्यक्रम चला उस कार्यक्रम का भी जो डायरेक्टर था वो नॉर्मन बोरलॉग था। इसीलिए इसे हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और इसीलिए क्योंकि इसने इन बीजों को, जो नए बीज थे, इनको विकसित किया, इसीलिए 1970 में इसे नोबेल पुरस्कार से, जो शांति का नोबेल पुरस्कार था, वो दिया गया था। तो हरित क्रांति के अंतर्गत ऐसे बीजों को विकसित किया गया, ऐसे बीजों का इस्तेमाल किया गया जो हाई उपज वाले थे।
बाद में इन बीजों को फिर अलग अलग देशों में भी इस्तेमाल किया गया और वहां पर भी हरित क्रांति को लाया गया, खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाया गया, जिसमें इंडिया भी शामिल था। तो एक तो आपने नॉर्मन बोरलॉग के बारे में जाना और क्यों इसे जनक कहते हैं वो जाना, नोबेल पुरस्कार कब मिला वो हमने देखा। नॉर्मन बोरलॉग को 2006 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण भी दिया। तो जिस व्यक्ति को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त है वो अपने आप में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, कब मिला था इसे नोबेल पुरस्कार? 1970 में। कब मिला था इसे पद्म विभूषण? 2006 में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में की गई और भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। तो दुनिया में किसने करी है? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में जब इन बीजों को लाया गया तो जो कार्यक्रम भारत में चला वो किसके नेतृत्व में चला? एमएस स्वामीनाथन। तो सिंपल सा है, विश्व में पूछेगा नॉर्मन बोरलॉग, भारत में पूछेगा एमएस स्वामीनाथन। हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एमएस स्वामीनाथन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया 1967 में। इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला 1971 में। इनको पद्म भूषण मिला 1972 में और 1989 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। इतना ही नहीं, जब राष्ट्रीय किसान आयोग बना, आगे हम इसके बारे में जानेंगे, 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। इसके भी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? एमएस स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कब हुई थी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत? 1966-67 में होती है। इस वर्ष को भी आपने ध्यान रखना है और इनके ये कुछ अवार्ड्स हैं जो पूछे जाएंगे। नॉर्मन बोरलॉग के हमने 2 अवार्ड देखे थे, 1970 में नोबेल पुरस्कार, 2006 में पद्म विभूषण। इनके कुछ ज्यादा अवार्ड्स हैं, पद्मश्री है, रमन मैग्सेसे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सारे आपको वर्ष सहित याद होने चाहिए। हरित क्रांति से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके घटक क्या क्या थे, कंपोनेंट क्या क्या थे? कंपोनेंट यानी हरित क्रांति के अंतर्गत एक रणनीति बनाई गई थी कि आपको अगर अपने यहां पर इन बीजों का अच्छे से इस्तेमाल करना है तो क्या क्या प्रॉपर चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो क्या क्या चीजें थी उनको देखिए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन हरित क्रांति के घटक थे या घटक नहीं थे। टोटल 12 कंपोनेंट्स थे हरित क्रांति के। कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला, उच्च उपज किस्म के बीज का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। तीसरा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होगा। ध्यान रखना, हरित क्रांति से पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ। अभी हम हरित क्रांति की जो नेगेटिव इफेक्ट हुए उनको भी देखेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादातर आपके जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे उनका इस्तेमाल किया गया। कीटनाशक दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल होगा। कमांड एरिया बनाए जाएंगे। जोतों का शुद्धिकरण किया जाएगा। भूमि सुधार किया जाएगा। कृषि ऋण की आपूर्ति यानी उसकी व्यवस्था करी जाएगी। ग्रामीण विद्युतीकरण होगा। ग्रामीण सड़कें व विपणन होगा यानी मार्केटिंग होगी, ग्रामीण तक सड़कें बनाई जाएंगी। कृषि का मशीनीकरण किया जाएगा यानी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल हो और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए ताकि ऐसे जैसे ये नए बीज विकसित किए गए ऐसे लगातार इन पर रिसर्च की जा सके। तो हरित क्रांति के क्या क्या कंपोनेंट्स थे, ये 12 घटक थे इसके जो आपको ध्यान रखने हैं कि हरित क्रांति अगर आपको अपने क्षेत्र में, इसको ऐसे समझिए, अपने क्षेत्र में अगर आपको हरित क्रांति लानी है, इन बीजों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है, अच्छे से फायदा उठाना है, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी होंगी। ये सारी रणनीति है जो आपको फॉलो करनी होगी। तो घटक कई बार पेपर में आ जाते हैं जो बड़े लेवल के पेपर होते हैं कि इनमें से कौन हरित क्रांति का घटक है, कौन इसका एक पार्ट नहीं है। हरित क्रांति के दोनों तरीके के प्रभाव देखने को मिले, पॉजिटिव इफेक्ट भी और नेगेटिव इफेक्ट भी। ये पेपर में आता है कि हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव कौन सा है, इनमें से सकारात्मक कौन सा है, दोनों को समझेंगे। पहला है आपका, पहले हम सकारात्मक प्रभावों को देखते हैं। गहन कृषि उत्पादन प्रणाली का विकास हुआ, यानी हरित क्रांति के अंतर्गत गहन कृषि यहां पर आपकी विकसित हो गई। जो इंटेंस फार्मिंग है वो यहां पर लोगों ने करनी शुरू करी, जिससे उत्पादन यहां पर बढ़ा। दूसरा, कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई। खाद्यान्नों के आयात में कटौती हो गई। खाद्यान्न जितना ज्यादा हम मंगाते थे अब उसमें कटौती यहां पर हो गई। नई प्रौद्योगिकी के उपयोग में कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो गई, यानी अब कृषि में नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो नई टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए नए लोगों की आवश्यकता है, तो रोजगार भी यहां पर बढ़ गया। इससे ज्यादा जितना रोजगार बढ़ा उससे ज्यादा रोजगार छिन गया, क्योंकि जो काम पहले लोग खुद करते थे वो काम मशीनों ने करना शुरू कर दिया, तो वो उसके नेगेटिव इफेक्ट में आ जाएगा। किसानों की उन्नति हो गई। जब खेती ज्यादा हुई, उत्पादन ज्यादा हुआ, तो किसानों को भी इसका फायदा हुआ
उनकी भी आमदनी बढ़ी, उनकी समृद्धि में यहाँ पर वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, और साथ में जब ये सारा चीजें बढ़ेंगी, किसानों को फायदा होगा, तो जो राष्ट्रीय आय थी वो भी यहाँ पर बढ़ी। तो ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट हैं। देखिए पॉजिटिव इफेक्ट पेपर में आते हैं, थ्योरी के पेपर में आपसे सीधा एमसीक्यू के रूप में भी क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा प्रभाव सकारात्मक है हरित क्रांति का, कौन सा नकारात्मक है। तो इनको साथ साथ में नोट करते हुए जरूर चलना। तो ये 5 पॉजिटिव इफेक्ट थे हरित क्रांति के। नेगेटिव इफेक्ट क्या थे उनको देखिए। पहला, क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि। जो हरित क्रांति थी जब भारत में चली, तो भारत में केवल जो 40% क्षेत्र था कृषि का, केवल वहीं पर इसका प्रभाव देखने को मिला। 60% का जो क्षेत्र था वो वैसा का वैसा ही रहा। तो जहां पर यह क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई, इन बीजों का इस्तेमाल किया गया, उच्च उत्पादन प्राप्त किया गया, उन क्षेत्रों में बढ़ोतरी हो गई, बाकी क्षेत्र वैसे के वैसे ही रह गए। तो हरित क्रांति से क्षेत्रीय असंतुलन यहां पर बढ़ा। एक तो आपने इसको याद करना है, नेगेटिव इफेक्ट। दूसरा नेगेटिव इफेक्ट रहा, बड़े किसानों को लाभ हुआ। हरित क्रांति से उन्हीं किसानों का फायदा हुआ जो बड़े किसान थे, जिनके पास बड़ी भूमि थी, क्योंकि उनका उत्पादन बड़ा है, तो जितनी ज्यादा भूमि उतना ज्यादा उत्पादन। जो बड़े किसान थे, अमीर किसान थे, वो और ज्यादा अमीर हो गए। जो छोटे किसान थे, गरीब थे, जो इन इस्तेमाल इतना सारा जो पूरा आपका कंपोनेंट्स था, पूरा आपका प्रोसीजर था, जिसको फॉलो नहीं कर पाते थे, वो वहीं के वहीं रहे। तो अमीर किसान और अमीर हो गए, जिससे आय असमानता यहां पर बढ़ गई। तो क्षेत्र के विकास में भी असंतुलन हो गया, किसानों में भी यहां पर आय की असमानता बढ़ गई। फायदा उन्हीं को हुआ जो पहले से अमीर थे, वो जो इन सारी चीजों को यहां पर मैनेज कर सकते थे। तीसरा, नई मशीनों के प्रयोग से परंपरागत कृषि औजार निर्माता के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। जो परंपरागत कृषि औजार थे, जैसे जो बढ़ई लोग थे, लोहार लोग थे, जो कृषि से जुड़े हुए औजार बनाते थे, अब नई नई मशीनरी आ गई, तो वो लोग यहाँ पर बेरोजगार हो गए, फिर उनको शहरों की तरफ पलायन करना पड़ा। तो ये भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। अगला है, रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से जल, वायु, मृदा प्रदूषण में वृद्धि हुई और मृदा उर्वरता का ह्रास यहां पर ज्यादा हुआ। तो केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ज्यादा किया गया, जिससे जो विभिन्न पर्यावरणीय यहां पर नुकसान है वो भी देखने को मिला। तो मैंने आपको एक एक पॉइंट को यहां पर समझाया, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ हरित क्रांति से। ठीक है, तो ये हरित क्रांति थी जिसको हमने अच्छे से यहां पर समझा। भारत में दूसरी हरित क्रांति, ये क्वेश्चन भी आता है, दूसरी हरित क्रांति कब हुई? 1983-84 के दौरान इसे शुरू किया गया। पहली 66-67 में, दूसरी 83-84 में। जो दूसरी हरित क्रांति थी, इसे सदाबहार क्रांति के नाम से भी जाना गया। और दूसरी हरित क्रांति में सभी फसलों, कृषि उत्पादों को शामिल किया गया। जो पहली वाली कृषि क्रांति थी, हरित क्रांति थी, उसमें केवल खाद्यान्नों के ऊपर फोकस था, कि उस समय दुनिया की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, भारत की भी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन खाद्यान्न उतना नहीं था, लोगों के लिए खाना उतना नहीं था। तो ज्यादा फोकस खाद्यान्न के ऊपर था, जिसमें आपका गेहूं, चावल, ये सारे अनाज आते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ा, सबसे ज्यादा जो उत्पादन में वृद्धि हुई, वो गेहूं में होती है। ठीक है, लेकिन जब दूसरी हरित क्रांति हुई, इसके अंतर्गत सभी फसलों पर, सभी कृषि उत्पादों को शामिल किया गया, प्रयास किया गया, सारे क्षेत्रों में बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिले। तो दोनों बातें आपने ध्यान रखनी है। पहली वाली को हमने डिटेल में देखा, दूसरी वाली से आपसे सिर्फ ये 2 प्रश्न आते हैं, जिन दोनों को हमने देखा। ठीक है, तो ये हरित क्रांति थी। इसके बाद एक और क्रांति हुई, काफी इंपॉर्टेंट है भारत के क्षेत्र से, भारत के नजरिए से और आपके आगामी परीक्षाओं से। यह है श्वेत क्रांति। जैसा हमने ऊपर देखा, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। अब जानते हैं यह क्रांति थी क्या और क्यों वर्गीस कुरियन को जनक माना जाता है श्वेत क्रांति का। स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग को हमने देख लिया, अब आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। अब बात करेंगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन की। देखिए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति। इन्हीं डॉक्टर वर्गीस कुरियन के प्रयासों से भारत वर्ष 1998 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। पहले अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता था। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत होती है, 1970 में इसकी शुरुआत होती है, और अगले 30 साल के अंदर अंदर भारत नंबर 1 पर पहुंच गया है दूध उत्पादन में। और आज की डेट में भी भारत दूध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर है। क्वेश्चन आता है दूध उत्पादन में भारत का स्थान बताइए, नंबर 1 आप बताएंगे। किसकी वजह से? वर्गीस कुरियन। इसीलिए श्वेत क्रांति का जनक इनको भारत में माना जाता है।
जो वर्गीस कुरियन थे इनको अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1963 में दिया गया, पद्मश्री 1965 में दिया गया, पद्म भूषण 1966 में, कृषि रत्न अवार्ड 1986 में, विश्व खाद्य पुरस्कार 1989 में और 1998 में अमेरिका को पीछा छोड़ने के कारण अगले ही साल पद्म विभूषण इनको दिया गया। ये इनके इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। तो स्वामीनाथन जी के अवार्ड, वर्गीस कुरियन जी के अवार्ड पेपर में पूछे जाते हैं, किस वर्ष कौन सा अवार्ड मिला, इसको आपने ध्यान में रखना है। अब जानते हैं इन्हीं को जनक क्यों कहते हैं। देखिए, वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसे हम नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड कहते हैं, शॉर्ट में इसे NDDB लिखा जाता है, इसकी स्थापना होती है 16 जुलाई 1965 में। सीधा क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कब बना? 1965। किसके नेतृत्व में, यानी इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। ठीक है। श्वेत क्रांति को सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत करी गई और इस कार्यक्रम को इसी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने शुरू किया और इसके कर्ता धर्ता कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो अब आप समझ गए होंगे इनको जनक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कार्यक्रम चला था श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखना। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू किया गया, इसको शुरू किया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 5 साल पहले ही बना था, 1965 में बना था और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है। तो ये 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ऑपरेशन फ्लड हो गया, कब आया, किसने शुरू किया, ये सारी बातें। ऑपरेशन फ्लड को देश में 3 चरणों में लागू किया गया था। जो आपका श्वेत क्रांति है 3 चरणों में होती है। सीधा क्वेश्चन आता है, पहला चरण कब से कब तक रहा, दूसरा कब से कब तक रहा, तीसरा कब से कब तक रहा? पहला चरण इसका 1970 से 1980 तक रहा। जो पहला चरण था उसके अंतर्गत उस समय जो देश में हमारे 4 महानगर थे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, वहां पर इसको जोड़ा गया, वहां पर मदर डेयरी की स्थापना करी गई। दूसरा चरण 1981 से 1985 तक चला, जिसमें अब इसको 4 महानगरों से बढ़ाकर देश के 290 नगरों तक इस ऑपरेशन को यहां पर फैलाया गया। तीसरा और अंतिम जो चरण था ऑपरेशन फ्लड का, श्वेत क्रांति का, 1985 से लेकर 1996 तक यहां पर चला। 3 चरण हैं, इनके अंतर्गत क्या क्या ज्यादा हुआ वो ज्यादा नहीं पूछा जाता, फिर भी मैंने आपको एक ओवरव्यू आइडिया दिया कि पहले चरण में महानगरों में शुरू किया गया, दूसरे चरण में विभिन्न नगरों में इसको शुरू किया गया, सहकारी समितियों की स्थापना करी गई ताकि दूध की बिक्री भी आसानी से की जा सके, उत्पादन को भी बढ़ाया जा सके। और तीसरा चरण जो था 85 से 96 तक का, इस चरण में जो सहकारियां समिति बनी थी सेकंड चरण में, उन सबको आत्मनिर्भर किया गया ताकि वो अपना काम खुद से कर सके और दुग्ध उत्पादन में शोध कर सके, उसका और ज्यादा उत्पादन में विकास कर सके। तो ये 3 चरण हैं। ज्यादातर सिर्फ आपसे इनके वर्ष पूछे जाते हैं, अवधि पूछी जाती है। ऑपरेशन फ्लड क्या है, किससे जुड़ा है, कितने चरणों में चला, कब कब चला, उसको हमने यहां पर कवर किया। और इस ऑपरेशन फ्लड को किसने शुरू किया था? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने। कब किया था? 1970 में। और इसकी स्थापना कब हो रही है? 1965। इसका अध्यक्ष कौन है? वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन कौन है? जिनको श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। ठीक है। तो यह है आपकी श्वेत क्रांति। दुग्ध उत्पादन से संबंधित एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपका एक कॉन्सेप्ट आता है अमूल को लेकर के। अब चलिए अमूल के बारे में जानते हैं। यह भी श्वेत क्रांति से जुड़ा हुआ है और एक काफी महत्वपूर्ण प्लेयर है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। जो आपका अमूल है इसका पूरा नाम क्या है? आनंद। आनंद गुजरात का एक जिला है, वहां पर इसे स्थापित किया गया था। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसका पूरा नाम है। श्वेत क्रांति की सफलता में अमूल का महत्वपूर्ण योगदान रहा, इस चीज को ध्यान रखना। अब कैसे रहा इसका योगदान, उसको जानिए। गुजरात के आणंद जिले में दुग्ध उत्पादकों के लिए समुचित बाजार व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए दिसंबर 1946 में अमूल का औपचारिक तौर पर पंजीकरण हुआ। यानी अमूल की स्थापना कब हुई है? अमूल आपके 1946 में स्थापित किया गया था। एक तो आपको यह याद करना है, पूरा नाम पता चल गया, श्वेत क्रांति में योगदान है यह पता चल गया, और स्थापना 1946। 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने आणंद का दौरा किया और वो इस अमूल जो फैक्ट्री थी यहां पर भी गए।
दुग्ध उत्पादकों और व्यापारियों की समस्या को उन्होंने यहां पर जाना और उसका अवलोकन किया। जब वो यहां पर गए 64 में, इसी का परिणाम था 1965 में यही आणंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना करी गई। हमने ऊपर देखा था ना, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 में। तो यही अमूल में, आणंद में इसकी स्थापना करी गई थी। और आगे चलकर इसी विकास बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति की शुरुआत करी। तो ये बना कहां है? ये भी आपके गुजरात के आणंद में बना था, जो अमूल है वहां पर बना था। तो अमूल का भी इंपॉर्टेंट योगदान है। अमूल से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट है अब आपके क्लियर हो गए कि इसकी स्थापना कब करी गई। और यहीं पर जब लाल बहादुर शास्त्री जी गए, उन्होंने ही यहीं पर जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है उसकी स्थापना करी। और बाद में इसी विकास बोर्ड ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया। इसको ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? अब आप जान गए, श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो ये थी श्वेत क्रांति। अब एक छोटा सा क्रांति है, छोटी सी टॉपिक है, नीली क्रांति। क्योंकि जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि विभिन्न क्रांतियां हैं, लेकिन उनमें नीली क्रांति सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? उसको आप जानते हैं मत्स्य उत्पादन से। थोड़े कुछ फैक्ट हैं, उनको देखिए। भारत में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु चलाई गई एक विशेष योजना को नीली क्रांति का नाम दिया गया। भारत में जब 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1985 से 90 के बीच में, इस दौरान भारत में नीली क्रांति की शुरुआत करी गई। ठीक है, तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। 85 से 90 के दौरान इसकी शुरुआत होती है। यह दक्षिण भारत, विशेषकर आंध्र प्रदेश में बहुत सफल हुई। जैसे हरित क्रांति आपके ज्यादातर उत्तर भारत में, पंजाब, हरियाणा, यहां पर ज्यादा कामयाब रही, नॉर्थ ईस्ट में, दक्षिण में ज्यादा कामयाब हरित क्रांति नहीं रही। इसी प्रकार नीली क्रांति दक्षिण भारत में और विशेषकर आंध्र प्रदेश में ज्यादा कामयाब रही। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। वर्तमान में भी भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है मछली उत्पादन में। इस क्रांति के फलस्वरूप झींगा मछली के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। नीली क्रांति मछलियों के लिए चलाई गई थी, मछली उत्पादन के लिए चलाई गई थी। ज्यादा फायदा किसमें हुआ? झींगा मछली उत्पादन में। और इसी को लेकर एक क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश का एक जिला है नेल्लौर, इसे भारत के झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है। तो भारत में झींगा मछली की राजधानी किसको कहते हैं? नेल्लौर जिले को, जो आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो हमने विभिन्न कृषि क्रांतियों को देखा और 3 क्रांतियों को, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति और हरित क्रांति को हमने डिटेल में जाना। इन तीनों को आपने ध्यान में रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कृषि से संबंधित, उनको कवर करेंगे और फिर हम पशुपालन की तरफ चले जाएंगे। सबसे पहला आता है कृषि संबंधी नोट्स के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषक आयोग, जिसके बारे में हमने ऊपर बात करी थी। राष्ट्रीय कृषक आयोग यानी राष्ट्रीय किसान आयोग कब बना था? सीधा क्वेश्चन बताएंगे, 2004 में बना। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो MS स्वामीनाथन थे। और इसका जो हेडक्वार्टर है राष्ट्रीय किसान आयोग का, ये दिल्ली में है। क्वेश्चन आता है, जो राष्ट्रीय किसान आयोग बना था, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 3 से 4 बार इन्होंने रिपोर्ट्स दी। जो इनकी अंतिम रिपोर्ट इन्होंने दी थी वो 2006 में दी थी। तो इस चीज को भी ध्यान रखना। राष्ट्रीय किसान आयोग कब बना, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसने अपनी आखिरी रिपोर्ट कब दी? 2006 में। तो एक छोटा सा टॉपिक था जिसको आपने ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट है आपका कृषि विपणन। हम देख रहे हैं ना कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स। तो किसान आयोग पेपर में आता है। इसी के अंतर्गत अभी हम MSP के बारे में डिटेल में बात कर जाएंगे। यहां पर है आपका कृषि विपणन, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इसमें क्या होता है? देखिए, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु विपणन की आवश्यकता होती है, मार्केटिंग की आवश्यकता होती है। आपने उत्पादन तो कर लिया, अब वो उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पा रहा है, उससे पहले ही खराब हो जा रहा है या प्रॉपर दाम किसानों को नहीं मिल पा रहे, उपभोक्ता को भी वो महंगा में मिल रहा है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कृषि विपणन, यानी उसकी मार्केटिंग करना, उसको अच्छे से प्रोसेस करना, उपभोक्ता तक उसको पहुंचाना। इसके अंतर्गत, कृषि विपणन के अंतर्गत कृषि उत्पादों का एकीकरण किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, वितरण को यहां पर शामिल किया जाता है। यानी कलेक्ट करना, प्रोसेस करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, यह आता है आपका विपणन के अंतर्गत। भारत में कृषि विपणन का कार्य कई संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है, जिनमें आपका नफेड और ट्राइफेड प्रमुख हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका यहां पर है। पहले हमने इसका अर्थ समझा कि यह होता क्या है। अब आपसे पेपर में आता है, बताइए नफेड क्या है, इसका फुल फॉर्म बताइए, इसकी स्थापना बताइए। नफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये इसका पूरा नाम है।
नफेड की स्थापना 1958 में करी गई थी और इसका मेन काम क्या है? कृषि विपणन। और कृषि विपणन क्या है वो हमने देखा। अगर हम बात करें ट्राइफेड की, ट्राइफेड का पूरा नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1984 में होती है। तो नफेड और ट्राइफेड दोनों आपके कृषि विपणन संस्थाएं हैं जिनका काम होता है जो उत्पादन है, कृषि उत्पादन है, उसको एकत्रित करना, प्रोसेस करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो दोनों की हमने फुल फॉर्म जानी, दोनों की स्थापना जानी। यहां पर आपका यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नफेड की स्थापना 1958, ट्राइफेड की स्थापना 1984। ठीक है। अगला है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा को लेकर सिर्फ एक क्वेश्चन ध्यान कर लीजिए, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था। ठीक है, बस ये वर्ष आपको याद करना है। अगला है कृषि के अंतर्गत नोट्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे एमएसपी कहा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये इसका पूरा नाम है। अब चलिए इसमें से आपके क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उनको जानेंगे। भारत सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे CACP कहते हैं शॉर्ट में, फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, की अनुशंसाओं के आधार पे कुछ फसलों की बुआई सत्र के प्रारंभ में वर्ष में 2 बार, एक बार रबी के टाइम पे, एक बार खरीफ के टाइम पे एमएसपी की घोषणा करी जाती है। अब देखिए इस पूरे लाइंस को लेकर के आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं। पहला, एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? घोषणा तो सरकार करती है, सिफारिश कौन करता है? सीधा आप बताएंगे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, CACP। ये आपका बना पहला क्वेश्चन। दूसरा, साल में कितनी बार एमएसपी की घोषणा होती है? आप बताएंगे 2 बार, एक बार रबी के समय में, एक बार खरीफ के समय में। यह बना आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बनता है एमएसपी की घोषणा कब की जाती है? कटाई से पहले, बुआई से पहले, इस तरीके के विकल्प आते हैं। तो ध्यान रखना, बुआई सत्र के प्रारंभ में यानी फसल बोने से पहले सरकार एमएसपी की घोषणा करती है। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है। तो 3 क्वेश्चन बन गए। सिफारिश कौन करता है? CACP, फुल फॉर्म हमने देख लिया। कितनी बार करता है? 2 बार करता है, एक बार रबी के टाइम पे, एक बार खरीफ के टाइम पे। और कब करता है, कब घोषणा होगी एमएसपी की? तो कटाई से पहले, बुआई के बाद, बुआई से पहले, इस तरीके के विकल्प आते हैं और आप आंसर करेंगे बुआई से पहले। फसल को बोने से पहले एमएसपी की घोषणा हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने फसल बो दी, फिर फसल तैयार है और अब सरकार एमएसपी की घोषणा करेगी। फसल की बुआई से पहले होती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। तो ये एमएसपी वाला कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा सा CACP के बारे में जान लेते हैं। कृषि लागत मूल्य जो है आपका आयोग है, इसके बारे में देखिए। CACP की स्थापना 1965 में एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन, कृषि मूल्य आयोग के नाम से हुई थी। तो जो CACP है इसका पुराना नाम क्या है? APC यानी एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन, कृषि मूल्य आयोग। 1985 में इसे वर्तमान नाम दिया गया। यानी भारत में 1965 में कृषि मूल्य आयोग बना था, इसी का नाम 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछेगा इसकी स्थापना बताइए, आप 1965 बताएंगे, ठीक है। और वर्तमान नाम कब मिला तो आप 1985 बताएंगे। तो एमएसपी की घोषणा कौन करता है, यानी कौन करवाता है? करता तो सरकार है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। जब मैं यहां पर बात करूं कि कौन घोषणा करता है, यानी सिफारिश कौन कर रहा है, तो CACP सिफारिश करता है, साल में 2 बार करता है, बुआई सत्र से पहले करता है। CACP 65 में बना, तब इसका नाम ये था, 85 में से वर्तमान नाम मिल गया। सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल टू द पॉइंट नोट से आपके क्लियर हो गए। वर्तमान में कितनी फसलों पर एमएसपी की घोषणा होती है? सभी फसलों पे तो एमएसपी नहीं दी जाती। वर्तमान में केवल 22 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा होती है। तो वर्तमान में भारत सरकार कितनी फसलों पर एमएसपी देती है? 22 फसलें। इन 22 में से 14 फसलें खरीफ की होती हैं, 6 फसलें आपकी रबी की होती हैं और 2 आपकी बाकी जो कॉमर्शियल फसलें होती हैं, व्यावसायिक फसलें होती हैं, उनको शामिल किया जाता है। जैसे आपके नारियल हो गए, कपास हो गया, जूट हो गया, उनको शामिल किया जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। कई बार खाद्यान्न की कैटेगरी से पूछ लेता है कि अनाज में कितनी फसलें हैं, दाल में कितनी हैं, तिलहन में कितनी हैं। तो 7 अनाज की फसलें हैं जिसमें आपके धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। इन 7 अनाजों पर 5 दालें हैं, अरहर, मूंग, चना, उड़द, मसूर। 7 तिलहन है जिसमें आपका सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, नाइजर सीड शामिल हैं। और 3 आपकी अलग फसलें हैं जिसमें आपका नारियल है, कपास है और जूट है।
तो ये टोटल 22 है। अगर आप लिखना चाहें तो इनको लिख सकते हैं, उतना डिटेल में नहीं आता, सिर्फ नंबर पूछा जाता है कितनी फसलों पर है, कितनी रबी और कितनी खरीफ। तो खरीफ है 14, रबी है 6, 2 आपकी अलग व्यावसायिक फसलें। ठीक है, टोटल 22 फसलों पर वर्तमान में एमएसपी दी जाती है, इसको ध्यान रखेंगे। तो एमएसपी का आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने क्लियर किया। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट नोट्स आता है कृषि के ही अंतर्गत, FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा, यहां पर सुरक्षा करना एवं मानक प्राधिकरण, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसको लेकर क्वेश्चन आता है। कई बार तो पेपर में सिर्फ फुल फॉर्म पूछी गई है, फुल फॉर्म याद कर लेंगे। यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, इसका गठन 2008 में हुआ है। तो FSSAI फुल फॉर्म और इसका गठन, ये 2 क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। कृषि मंत्रालय के अधीन इसको टिक मत करना, किसके अंतर्गत है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सिंपल में बात करें हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह काम करता है। ठीक है, FSSAI का उद्देश्य खाद्य सामग्री हेतु वैज्ञानिक मानकों का निर्धारण और उनका पालन सुनिश्चित करना है। यानी जो वैज्ञानिक पैरामीटर्स हैं उनको देखना, उनको निर्धारित करना कि किस चीज में आप कितनी किस चीज क्वांटिटी को मिला सकते हैं, और फिर देखना कि उसका पालन हो रहा है या नहीं, यानी मिलावट हो रही है नहीं हो रही है, कितनी हो रही है, कम करना, वो सब काम किसका है? FSSAI का है। आप देखते भी होंगे जब भी कोई त्यौहार आता है, विशेषकर होली के समय में, दिवाली के समय में, तो ये अलग अलग दुकानों में छापे मारने शुरू कर देते हैं और देखते हैं मिलावट कहां पर ज्यादा हो रही है। तो वो काम किसका है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब बना है? 2008 में बना है। ठीक है, कौन से मंत्रालय के अधीन है? स्वास्थ्य मंत्रालय। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे कृषि से संबंधित। हमने इसमें राष्ट्रीय किसान आयोग को देख लिया, नफेड ट्राइफेड को देख लिया, एमएसपी को देख लिया और FSSAI को देख लिया। अब यहां पर हम आज के अंतिम टॉपिक की तरफ चलेंगे, पशुपालन एवं डेयरी विकास। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री को लेकर बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? उनके भी प्रॉपर नोट्स हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं। एक एक लाइन में आपका क्वेश्चन है, जो पेपर में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, उनको देखिए। सबसे पहले पशुपालन के बारे में बात करेंगे और फिर हम डेयरी विकास की तरफ चलेंगे। भारत में पशुपालन का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणी स्थान भी रखता है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा पशु कहां पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, वर्ष 1919 से देश में पशुओं की गणना प्रारंभ करी गई है। जैसे जनगणना 1872 में पहली बार हुई, 1881 से रेगुलर हुई, उसी प्रकार पशु गणना भारत में 1919 में शुरू करी गई। हर 5 साल में यह होती है, इस चीज को भी ध्यान रखना। जैसे जनगणना हर 10 साल में होती है, पशु गणना हर 5 साल में होती है। पहली बार 1919 में हुई थी। आजादी के बाद पहली बार 1951 में करी गई थी। तो आजादी के बाद पहली बार पशु गणना कब हुई? 1951 में। हर 10 साल में जनगणना होती है और हर 5 साल में पशु गणना होती है। इस चीज को ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पशु गणना है यह हर 5 वर्ष में आयोजित की जाती है। लेटेस्ट जो पशु गणना हुई है वो 2017 में हुई है, 20वीं पशु गणना हुई है और इसकी रिपोर्ट 2019 में आई है। इससे पहले 2012 में हुई थी, अब 2017 में हुई। जो अगली वाली है 21वीं, वो अभी नहीं हुई है। तो आपको इसी का डेटा याद करना है। तो लेटेस्ट कौन सी पशु गणना हुई है? 2017 में 20वीं वाली। इसके जो नंबर्स थे, जो आंकड़े थे, जो इसकी रिपोर्ट है, वो 2019 में जारी करी गई। देश में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है, जो पशु गणना 2012 की तुलना में लगभग 4.5% ज्यादा है। काफी सारे नंबर्स थे कि भारत में कितनी गाय हैं, कितनी बकरी हैं, कितने भैंस हैं, उतना डिटेल में आपसे नहीं आएगा। वो तभी आएगा जब आपका कोई पेपर कृषि से संबंधी, पशुधन से संबंधी हो। हम जनरल कृषि की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि पिछली बार से कितना ज्यादा है और एक्चुअल में है कितना। तो 535 मिलियन के करीब है पशुधन, यानी भारत में लगभग इतने पशु हैं। पशुधन में आपकी गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, घोड़ा, खच्चर, गधे, ऊंट, इन सबको काउंट किया जाता है। तो टोटल भारत में ये 535 मिलियन के करीब हैं। 2012 की तुलना में 4.5% ज्यादा हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यह है आपका पशुधन, पशुपालन। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको क्या क्या मिले कि पशु गणना कब से हो रही है, आजादी के बाद पहली बार कब हुई, कितने साल में होती है, लेटेस्ट कौन सी है और उसका आंकड़ा क्या है।
इसके बाद आता है कुक्कुट पालन, जिसे पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। अब चलिए इनको देखते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में आपका विशेषकर अंडा उत्पादन आता है, जैसा हमने ऊपर जब क्रांति को देखा था तो भी कवर किया था। यह पशुपालन के अंतर्गत एक उपभोग है जिसमें मांस, अंडों के लिए मुर्गी, पीरू, बतख, इनका पालन पोषण किया जाता है। यानी पोल्ट्री फार्मिंग में आपके अंडे और मांस की बात यहां पर होगी। हमारा विशेष जो फोकस होगा, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो अंडे को लेकर आते हैं। भारत में मुर्गी पालन सिंधु सभ्यता से चला आ रहा है और इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो कम पूंजी की आवश्यकता होती है और मुर्गी पालन भारत में कब से चला आ रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता से। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। अंडा उत्पादन में भारत कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर आता है। भारत के शीर्ष 5 अंडा उत्पादक राज्य कौन कौन है? तो भारत के टॉप 5 अंडा उत्पादक में बात करें तो शीर्ष में आता है आंध्र प्रदेश, फिर आता है तमिलनाडु, फिर आता है तेलंगाना, फिर बंगाल और फिर आपका कर्नाटक। तो नंबर, ये लेटेस्ट डेटा है, ज्यादातर आपका यही रहता है। कुछ समय तक तमिलनाडु नंबर 1 पे था, अब नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है। भारत में जितने अंडे होते हैं 20% अंडे आंध्र के होते हैं, 16% तमिलनाडु, 12 आपका तेलंगाना, पश्चिम आपका लगभग 9%, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल है। तो इन टॉप 5 अंडा उत्पादक राज्यों को ध्यान रखना है। यही 5 राज्य मिलकर देश में 64% के करीब अंडा उत्पादन में योगदान करते हैं। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपका इतना नंबर आ जाएगा। तो टॉप 5 अंडा उत्पादन हमने देखा, विश्व में कौन से नंबर पर है उसको आपने यहां पर नोट करना है, पेपर में आता है। इसके बाद रेशम उत्पादन की बात करते हैं। रेशम उत्पादन को लेकर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। हम पशुपालन डेयरी विकास में देख रहे हैं, उसी के अंतर्गत आपका रेशम भी आ जाता है। विश्व में रेशम का उत्पादन या प्रचलन सबसे पहले चाइना से हुआ है। क्वेश्चन बहुत बार आता है, रेशम को सबसे पहले कहां उगाया गया? रेशम की खेती सबसे पहले कहां हुई? रेशम की शुरुआत कहां से हुई? चाइना से हुई, ठीक है। भारत प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पे आता है। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे आता है भारत। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर रेशम की सभी 5 ज्ञात किस्में, रेशम की कितनी किस्में अभी ज्ञात हैं? 5 किस्में, और 5 की 5 भारत में उगाई जाती हैं, भारत में पाई जाती हैं, और ऐसा भारत एकमात्र देश है। कौन कौन सी किस्में हैं? मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, मूगा और इरी। तो ये किसकी किस्में हैं? सीधा क्वेश्चन तो कई बार यही आ जाता है, मलबरी, टसर, मूगा, इरी क्या है? रेशम की किस्में हैं। 5 किस्में हैं, 5 भारत में पाई जाती हैं, एकमात्र देश। देश में सबसे ज्यादा मलबरी और सबसे कम मूगा किस्म का होता है। तो रेशम की सारी किस्में हैं, सबसे ज्यादा मलबरी पाई जाती है, सबसे कम मूगा पाई जाती है। रेशम को लेकर कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट आपके संस्थान हैं, जैसे केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान बंगाल में है, केंद्रीय मूगा इरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ये असम में है, और केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ये आपके झारखंड में है। तो तीनों के तीनों रेशम से संबंधित संस्थान हैं, तीनों अलग अलग हैं। ये वाला केवल रेशम उत्पादन है, ये मूगा इरी का है, ये आपके टसर का है। कहां कहां है उनकी लोकेशन हमने जानी। अगला है राष्ट्रीय पशुधन मिशन। राष्ट्रीय पशुधन मिशन को लेकर सिर्फ एक पॉइंट याद कर लीजिए, इसकी शुरुआत 2014-15 में करी गई थी। सीधा क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय पशुधन मिशन कब शुरू किया गया? 2014-15 में शुरू किया गया। इस मिशन के अंतर्गत जो बीपीएल पशुपालक हैं उनको सब्सिडी यहां पर दी जाएगी सरकार के द्वारा। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सिर्फ यह है कि इस मिशन को कब शुरू किया गया, 2014-15 में। और फिर आते हैं हम आज के अपने अंतिम टॉपिक में, डेयरी विकास में। दुग्ध उत्पादन बहुत बार पेपर में आता है, भारत विश्व में कौन से नंबर पर है दुग्ध उत्पादन में, और भारत के अंदर कौन सा राज्य नंबर 1 है। अब चलिए उनको देखते हैं। डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत पशु दूध के उत्पादन एवं प्रसंस्करण का कार्य किया जाता है। यानी डेयरी फार्मिंग, डेयरी विकास के अंतर्गत क्या होगा? दूध का उत्पादन, उसकी प्रोसेसिंग और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। भारत में कुल दुग्ध उत्पादन वर्ष 2021-22 में 221.6 मिलियन टन का किया गया था। सीधा नंबर पूछा जाता है। 21-22 का ये डेटा है, मार्च 2023 में ही सामने आया है, यानी अगले 1 से 1.5 साल आपका यही नंबर चलेगा। तो 221 मिलियन टन भारत ने दूध का उत्पादन किया, और यह विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश अभी भी बना हुआ है, ठीक है।
शीर्ष 5 राज्यों की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे राजस्थान है। कुछ समय तक उत्तर प्रदेश था। देख सकते हैं थोड़ा सा ये अंतर है यूपी और राजस्थान में। वर्तमान में लेटेस्ट डेटा के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 है। दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे गुजरात और फिर आपका आंध्र प्रदेश। तो दूध उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है और भारत के अंदर राजस्थान नंबर 1 पर है। इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कृषि से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहां पर कवर किया। कृषि की अलग अलग विधियों को देखा, स्थानांतरित कृषि को देखा, उसके नाम हमने कवर किए, जैविक कृषि को देखा, विस्तृत कृषि को देखा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को देखा। उसके बाद हमने कृषि के अलग अलग रूपों को देखा जिसमें हमने हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, पिसिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोमोकल्चर, उन सबको देखा। फिर हमने विभिन्न कृषि क्रांतियों को देखा, कौन सी कृषि क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। डिटेल में हरित क्रांति को देखा, कौन है नॉर्मन बोरलॉग, कौन है एम एस स्वामीनाथन, उनको कवर किया। फिर श्वेत क्रांति को देखा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को देखा, अमूल के बारे में जाना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बारे में जाना, ऑपरेशन फ्लड के बारे में हमने जाना। फिर हमने कृषि संबंधी महत्वपूर्ण नोट्स को देखा जिसके अंतर्गत हमने राष्ट्रीय किसान आयोग के बारे में जाना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में जाना, नेफेड, ट्राइफेड, FSSAI के बारे में जाना, MSP का पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया। फिर हम पशुपालन और डेयरी विकास के बारे में यहां पर लास्ट में बात कर गए। ये सभी टॉपिक्स आपके लिए अति इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा था लेकिन हमने एक एक पॉइंट को डिटेल में यहां पर समझा ताकि आपको दोबारा कोई दूसरा वीडियो या दूसरे सोर्सेज से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। एक एक पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर यहां पे हो जाए। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।